बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी सारा यह आपका सिलेबस हो जाता है, सिलेबस बड़ा है और इसके अकॉर्डिंग यह 150 प्रश्न तैयार किए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं एनसीईआरटी के पैटर्न पर, आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैराथन वीडियो रहेगा 150 क्वेश्चनों का, तो तैयार हो जाइए। ये आपके 150 क्वेश्चंस के मैराथन क्लास की आपके संपूर्ण निचोड़ की बात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। जो नेचुरल कैपिटल होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो देश की जो प्राकृतिक पूंजी होती है उनमें वन, जल और खनिज जो है सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन को हमें प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है कि पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? सभी जानते होंगे 5 जून, ठीक है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे। अगला है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पर होती है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वह आपके जल चक्र पर होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है? आपके नागपुर शहर पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया कि NEERI राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कार्य करता है, नागपुर पर स्थित है, लेकिन ये कार्य क्या करता है? तो इसका कार्य होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। किसके अधीन? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक होता है? तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण एवं निरोध तथा निर्धनता को कम करना जो है संबंधित होता है। अगला, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हेतु जो है कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कारकों को किस नाम दिया गया या किस नाम से जाना जाता है? तो एजेंडा 21 के नाम से इसका नाम दिया गया या जाना जाता है। रियो प्लस 20 घोषणा पत्र, जी हाँ, रियो प्लस 20 घोषणा पत्र जो है का शीर्षक इसका क्या था? तो रियो प्लस 20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट इसका शीर्षक था। अगला, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह, ग्रुप ऑफ गैसेज को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस के समूह होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु है एक मिश्रण, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ जो का योजना किया गया था, कब किया गया था? देखिए, वायु सभी लोग जानते हैं वायु है, और एक मिश्रण पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो योजना किया गया था वह रियो डी जेनेरो ब्राज़ील पर किया गया था। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील पर किया गया था। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। किस पर पाई जाती हैं? तो वायुमंडल के एटमॉस्फेयर पर पाई जाती हैं। नोबल गैसों में वह गैस जो वायु में नहीं होती है, तो सभी लोग जानते हैं नोबल गैसों में वह गैस आपकी रेडान है जो आपके वायु पर नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक गैस की प्रतिशतता किसकी होती है? तो नाइट्रोजन का। एनवायरमेंट साइंस की बात करेंगे, सभी लोग जानते हैं सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन की बात की जाती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? मान लीजिए पृथ्वी पर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो पेड़ पौधे क्या हमें देते हैं, हम उनसे क्या ग्रहण करते हैं? अगर ऑक्सीजन की बात करें तो सभी परिचित होंगे, ठीक है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएंगी तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। अगला है 17 नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर, वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है, वायु का प्रदूषण, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्या नहीं बढ़ाता? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेटिक जो होता है, सिंथेसिस, ये आपके CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है आपके कार्बन चक्र में देखा जाए तो। कवक की बात करेंगे, फंग का, कि किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? उसको ही दोस्तों माइकोराइजा कहा जाता है, ठीक है।
कवक का किसी पौधे के जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। अगला, कीट बच्चे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या नहीं? हाँ तो यूट्रिकोरिया, नेफेंथिस, ड्रोसेरा एवं डायनिया ये पौधे कौन से कहलाते हैं? तो ये कीट बच्ची पौधे कहलाते हैं। जी हाँ, कीट बच्चे पौधे के एग्जाम्पल क्या हैं? आपके यूकैरियोटिक आपने पढ़ा होगा, या यूटिकेरिया पढ़ा होगा, नेफेंथिस पढ़ा होगा, ड्रोसेरा पढ़ा होगा, डायनिया पढ़ा होगा आपने। आम के वृक्ष का अर्धतना जो परजीवी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आम के वृक्ष का अर्धतना जो परजीवी होता है उसे लोस्थस कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला, पर इसकी अध्ययन इकोलॉजी स्टडीज की आधारभूत जो इकाई होती है वह क्या होती है? वह होती है परिस्थितिक तंत्र, अर्थात हम इकोसिस्टम की बात करेंगे। अगला, परिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का प्रमुख चालक बल माना जाता है। किसका माना जाता है? तो पर इसकी तंत्र इकोसिस्टम का प्रमुख जो चालक बल है वह सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन को माना जाता है। अगला, आहार जाल डाइट नेट की विविधता में वृद्धि का परिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये इसमें जो है स्थिरता में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। समान परिस्थितिक तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है। किस पर होती है? आपके स्वसाम्यवस्थित क्रियावृद्धि, ऑटोमेटिक प्रोसीड्यूर की बात करेंगे। परिस्थितिक तंत्र जो शब्द है, फर्स्ट यूज ऑफ इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो परिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम आपके ए.जी. टांसले द्वारा जो है किया गया था, या ए.जी. टांसले ने किया था। काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। श्वसन की क्रिया क्या कहलाती? तो श्वसन की क्रिया जो होती है वह अपचायक होती है। क्या होती है? श्वसन की क्रिया अपचायक रूप में कार्य करती है। एंड प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण लाल व नीले रंग पर होती है, ये आपको नोट कर लेना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल H2O का क्रमशः क्या होता है? तो अपचयन एवं ऑक्सीकरण होता है। मतलब CO2 का अपचयन होता है और जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। सभी उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स को गुण पाया जाता है किसमें? तो जो भी जितने भी उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनमें परपोषी होस्ट का जो है गुण पाया जाता है। द्वितीयक उत्पादकता सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या कहलाते हैं? तो द्वितीयक उत्पादकता हो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक या सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार एनिमल हंटिंग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही प्रीडेटर्स कहलाते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रीडेटर्स कहा जाता है। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें ही सर्वभक्षी कहा जाता है। ओमनिवोरस की बात करेंगे, ठीक है, सर्वभक्षी की बात करेंगे। प्रकृति का मेहतर नेचर स्क्वेंजर कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं प्रकृति के मेहतर जो अपघटक एवं कवक होते हैं इनको ही प्रकृति का मेहतर या स्क्वेंजर कहा जाता है। जीवी एवं अजीव घटकों में संबंधित स्थापित करते हैं। तो जो अपघटक होते हैं वे जीव एवं अजीव घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। हम अपघटकों की बात करेंगे। किसी भी परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम में एक निश्चित समय में अजीवित पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है, खड़ी अवस्था में की जाती है। काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? तो ऊर्जा सभी लोग जानते हैं खाद्य श्रृंखला में एक ही दिशा में आपकी चलती है। एक संपूर्ण समुदाय इकोसिस्टम के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल जो फूड वेब होता है वह एक संपूर्ण समुदाय इकोसिस्टम के सभी जीवों में संबंध जो स्थापित करता है खाद्य जाल या फूड वेब कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था। देखिए आपने अक्सर पढ़ा होगा 1986, लेकिन अगर ज़्यादा डिग्री से पूछा जाएगा तो 23 मई, तारीख महीना सब कुछ आपको याद करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 19 नवंबर 1986 को यह लागू हुआ। तो लागू कब हुआ? 19 नवंबर को, ये भी ध्यान देना है। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था। तो राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में क्या शुरू किया था? गंगा कार्य योजना या गैप 1985 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था।
तो इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य परियोजना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 को पारित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पारित कब किया गया है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम NGT को जो है 18 अक्टूबर 2010 को पारित किया गया है। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना 4th 5 ईयर प्लान के दौरान क्या जोड़ा गया है? तो प्रथम बार चौथी जो पंचवर्षीय योजना है इस पर पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया है। एक भौमिकी प्रक्रिया होती है, ठीक है, एक जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपदाय कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम में फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए, लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, सभी मेरे प्यारे मित्र भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को पक्का करना, एक अपनी सरकारी सीट पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जो पौधे बिना सूर्य के प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं वे हमारे कौन से कहलाते हैं? वो हेलियोफाइट्स कहलाते हैं, नोट कर लीजिएगा। सूर्य प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं, तो सूर्य प्रकाश की कम तीव्रता में, ठीक है, जो सूर्य की प्रकाश होती है वह कम तीव्रता में सबसे अच्छे जो उगते हैं उसे हम सियोकाइट्स कहते हैं। यानी छाया में उगने वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ऊर्जा के प्रमुख संचालक सूर्य के प्रकाश 7 प्रकार के रंग मौजूद होते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी, नारंगी की बात करेंगे। और इस पद्धति में सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार के रंगों को शरीर के विभिन्न अवयव जो है ग्रहण करते हैं। वे जंतु जिनका रुधिर या ब्लड गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? होम्योथार्मिक या एंडोथार्मिक पक्षी व स्तनधारी कहलाते हैं। वायुमंडल का ठंडा होना, गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है? तो भौमिकी विकिरण पर जो है निर्भर होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव को सामूहिक जीवन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ प्रदान किया गया है पशुपालन की बात करेंगे। जी हाँ, मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया गया किसकी? पालन की बात करेंगे। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी कहलाती है? तो खेती की सर्वाधिक जो पुरातन प्रणाली है वह झूम या स्थानांतरण कृषि की बात करेंगे। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग की बात करेंगे। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर भारत में आज भी यह प्रचलित है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? तो 25 सेंटीग्रेड एवं आर्द्रता जो होती है वह 60% तक की होती है। औद्योगिक क्रांति आपने नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में जो है प्रारंभ हुई थी, ये नोट कर लेना है। सांस्कृतिक पर्यावरण कल्चरल इन्वायरमेंटल के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ है? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं पर जो है संभव हुआ है। मानव भूगोल के जन्मदाता फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी की संज्ञा प्रदान की गई थी किसके द्वारा? फ्रेडरिक रेटजल के द्वारा जो है प्रदान की गई थी। पर्यावरणीय समस्याओं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ था औद्योगिक क्रांति पर। किस पर हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। तो पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव जो प्रारंभ है वह औद्योगिक क्रांति पर हुआ था। एवं आर्थिक निश्चयवाद की भी बात करते हैं। मेघ बीजन की बात करेंगे। क्लाउड सीडिंग में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस एवं आयोडीन के यौगिकों को किया जाता है। इकोलॉजी पर इसकी शब्द जो है इकोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हेक्ले ने 1869 में किया था। ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। पर स्थिति के जनक जो है फादर ऑफ इकोलॉजी की संज्ञा किसने प्रदान की? तो अर्नेस्ट हेक्ले ने ही की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। पर स्थिति अर्थात इकोलॉजी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन म्यूचुअल स्टडी जो किया जाता है वह वातावरण एवं जीव समुदाय का किया जाता है। रंध्रों स्टोमेटा का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। जी, जो रंध्र होते हैं इनका खुलना और बंद किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश पर ही निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही जैविकी या बायोलॉजिकल कहा जाता है। अगला विटामिन ए, डी तथा
कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो विटामिन डी का जिक्र हुआ तो प्रकाश का अर्थ ही नाम है। तो विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश की होती है। अल्पदीप्तकाली जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो अल्पदीपकाली पौधे कौन कौन से होते हैं? तंबाकू और सोयाबीन ये ऐसे पौधे हैं जो अल्पदीपकाली पौधे कहलाते हैं। छायाप्रति पौधे को क्या कहा जाता है? तो हीलियोफोबस। जी हाँ, छायाप्रति पौधे को हेलियोफोबस कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। एंजाइम क्रियाशील, एंजाइम फंक्शनल का सर्वोत्तम ताप कितना होता है? तो एंजाइम क्रियाशील का 25 से 30 सेंटीग्रेड जो है इसका सर्वोत्तम तापमान होता है। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, किस पर होता है, कितने सेंटीग्रेड पर हो जाता है? तो एंजाइम का जो विकृतीकरण है वह आपके 60 से 70 सेंटीग्रेड पर जो है हो जाता है। अल्पाइन जो वृक्ष होते हैं भारत में कहाँ मिलते हैं? तो अल्पाइन जो वृक्ष होते हैं भारत के 3600 लेके 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलते हैं। ये वन प्राय हिमालय के दक्षिणी ढलाने, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पर पाए जाते हैं। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई कितनी है? तो स्थायी जो बर्फ लाइन है इसकी जो ऊंचाई है आपके 4000 मीटर की बात करेंगे। अंकुरण के लिए बीजों को कम तापमान पर रखना क्या कहलाता है? तो अंकुरण को जो है जर्मिनेशन के लिए बीजों को कम ताप पर रखना आपके वसंतीकरण कहलाता है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, मरुद्भिद पौधे वुडी प्लांट्स के प्राय पत्तियां बदल जाती हैं, किस रूप में बदल जाती हैं? तो मरुद्भिद जो पौधे होते हैं उनके जो पत्तियां होती हैं वे कांटों के रूप में बदल जाती हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में जो है आर्द्रता को मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने, रोटिंग ऑफ वेजिटेशन में गैस निकलती, कौन सी गैस निकलती? जो वनस्पतियां जब सड़ने लगती तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। अगला, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है, तो आर्गन गैस की मात्रा सभी लोग जानते हैं 0.93% जो है वायुमंडल पर पाई जाती है। ये आपको नोट कर लेना है। पौधे की सभी पोषक तत्व से युक्त कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उनको क्या कहा जाता है? ह्यूमस की बात करेंगे, ठीक है। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? ह्यूमस होता है। एंड भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो आपका मालवा का पठार और चंबल घाटी क्षेत्र कहलाते हैं। संसार का सबसे बड़ा लोएस मैदान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? संसार का सबसे बड़ा जो लोएस मैदान है वह चीन देश पर स्थित है। एंड वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती? तो वायु द्वारा, देखते होंगे हवा द्वारा जो उड़कर मिट्टी जाती है दूसरे स्थान पर जाती है उसे वातोड़ मृदा या इकोलाइन सोल कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना है। देखिए, अधोमृदा के सनिस्तर को क्या कहा जाता है? तो सोइल हेरिजन के जो होते हैं जिसे हम अधोमृदा के नाम से जानते हैं। अधोमृदा जो मिट्टी होती है, मृदा के सनिस्तर को बी सनिस्तर कहा जाता है। कई स्तर में बांटा गया तो इसको बी सनिस्तर कहा जाता है। ऊर्जा का प्रवाह है, एनर्जी फ्लो एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, उस पथ को ही खाद्य जाल कहा जाता है, खाद्य जल में गुजरता है। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी में ऊर्जा मापने की इकाई एनर्जी मेजरिंग यूनिट को क्या कहा जाता है? उसे हीट या ऊष्मा कहा जाता है। जी हाँ साथियों, परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी में ऊर्जा मापने की इकाई को ऊष्मा या हीट कहते हैं। प्रकृति अर्थात नेचर की एक क्रियात्मक इकाई कौन सी कहलाती है? सभी लोग बताइए। फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई आपके परिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बात की जाती है। तो क्रियात्मक इकाई आपकी कौन सी हो जाती है? परिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम। परिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा कोल्स ने संज्ञा प्रदान की है। क्या संज्ञा प्रदान की है? क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोग्राम की संज्ञा प्रदान की है। पर्यावरण इन्वायरमेंटल क्या होता है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहलाता है। एंड अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन जो है किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य जाते हैं। मध्य प्रदेश जिसमें 77,414 वर्ग किलोमीटर पर वन जो है
फैला हुआ है, वन आच्छादित है। एवं दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है जो 66,964 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आता है जो 55,347 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों का देखा जाए तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ राज्य आता है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं एवं बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन को जो है मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो यह इसमें सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। CO2, SO2 और CO की बात करेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा BOD, जिसे हम शॉर्ट रूप में BOD के नाम से जानते हैं। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो परीक्षा है वह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं BOD। किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो बायो या BOD का जो प्रयोग है वह जल प्रदूषण के मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है BOD को। एंड पेरॉक्सी एसिटल नाइट्रेट C2H3NOS ये क्या होता है? तो पेरॉक्सी एसिटिल जो नाइट्रेट होता है ये एक वायु प्रदूषक कहलाता है। एंड राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र NEERI कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है आपके नागपुर महाराष्ट्र पर स्थित है। हम बात भी कर चुके हैं, इसके बारे में बता भी चुके हैं ऑलरेडी आपको। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो परावैंगनिक किरणों से करती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। जो आपका ओजोन लेयर है लगभग 92 से 94% जो है यह रोक लेती है जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, ठीक है, जिससे हमारी सबसे ज़्यादा नुकसान होता है त्वचा जैसे कैंसर जैसी समस्याएं आती हैं, उसके हमारी रक्षा होती है, ठीक है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन, लगभग 78% की बात करते हैं। एंड आकाश नीला, स्काई ब्लू किसके कारण दिखाई देता है? हम अक्सर देखिए बचपन देखते हैं, बताते हैं कि आकाश आज नीला दिखाई देता है, आकाश में आज बादल आ गए हैं। तो ऐसा प्रश्न आते हैं, मन में आते हैं। तो आकाश जो नीला होता है वह किसके कारण दिखाई देता है? तो सबसे जानते हैं वो प्रकाश के किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण जो है नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? सभी लोग जानते होंगे ये, ठीक है, बच्चे बच्चे के जवान पर याद होगा, 5 जून, 5 जून की बात करेंगे। एंड ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता या घटता है? तो सभी लोग जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण लगातार पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जाता है। पर्यावरण का दुश्मन, इनमी ऑफ इन्वायरमेंट किस वृक्ष को कहा जाता है? तो सफ़ेदा अथवा यूकेलिप्टिस। देखिए यूकेलिप्टिस आपने नाम जानते होंगे, इसको अन्य नाम सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। इसको पर्यावरण का दुश्मन अगर पूछा जाए किस वृक्ष को कहा जाता है, सफ़ेदा या यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के घेरे के कारण फिर यह क्या है, पृथ्वी से वापस नहीं हो पाती। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति NEP नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% पर जो भूभाग पर जो है वन होना अनिवार्य है। ग्रीन पीस क्या होता है? तो पर्यावरण योजना, हरित शांति कनाडा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन को ही ग्रीन पीस कहा जाता है। चिपको आंदोलन की बात करें, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको मूवमेंट मोटिव अर्थात चिपको आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य था वह था वनों की सुरक्षा करना, रक्षा करना। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट किस वर्ष की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जो है 1980 में की गई थी। ये सन अपने माइंड के स्टोर पर, अपने माइंड की मेमोरी पर सेव कर लेना है। ये 150 क्वेश्चंस ऐसे ताज़ा प्रश्न हैं जो काफ़ी हाई लेवल के प्रश्न भी आपको यहाँ से मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें, पर्यावरण यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। UNEP का मुख्यालय सभी लोग जानते हैं नैरोबी कन्या पर है। और 5 जून 1972 ये भी सन आपको साथ साथ अपने माइंड पर रिमाइंड करते जाना है। पर्यावरण के कुछ कारक इन्वायरमेंट एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक फैक्टर्स कार्य करते हैं किसके रूप में? तो नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में जो है कार्य करते हैं। धारणीय विकास की बात करें, इसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या होता है? तो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। विकास की वह अवधारणा
जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है, उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो सतत विकास था। ठीक है, वर्ष 2002 में जो है जोहान्सबर्ग में आयोजित एक पृथ्वी सम्मेलन किया गया था और जिसका मुख्य मुद्दा था सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ USA में ने जो है सतत विकास लक्ष्यों का जो है निर्धारण किया है। वे कुल टोटल आपके 17 हैं। कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ USA ने सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारण किया है और उनकी संख्या कुल 17 है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु क्या होता है? तो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को रखा गया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सभी लोग जानते हैं कनाडा पर यह स्थित है। ग्रीन पीस शाब्दिक अर्थ होता है हरित शांति। पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना सन 1971 में जो है कनाडा में वैनकूवर में हुई थी। तात्कालिक रूप में यह अमेरिका USA द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए जो है बनी थी, किंतु बाद में इसका व्यापक रूप से जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फिर बाद में होता गया। इको मार्क सभी लोग परिचित होंगे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS एक्ट द्वारा वर्ष 1991 में क्या दिया जा रहा है? तो इको मार्क प्रमाण पत्र, इको मार्क सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। कब से? BIS एक्ट 1991 के द्वारा। पर्यावरणीय अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है? तो इको मार्क जो है आरंभ किया है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो अर्थ होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब सर्वदा बनी रहे। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन संसाधन इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट रिसोर्स का सृजन कब किया गया था? तो राजीव गांधी के नेतृत्व में 17 सितंबर 1985 को पर्यावरण एवं वन संसाधन का सृजन जो है किया गया था। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक जो होता है कितने पाया जाता है? तो 5% के आसपास जो है मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या होता है? तो इंडोल एसिटिक एसिड को प्राकृतिक ऑक्सीजन कहा जाता है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व क्या होता है? तो क्लोरोफिल का निर्माण करना है उसके लिए अति आवश्यक तत्व जो होता है वह होता है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ट्रांसपिरेशन के लिए आवश्यक तत्व जो होता है वो होता है आपका पोटेशियम होता है। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे ही कोशिका जल कहा जाता है। जी हाँ साथियों, वह मृदा जल जिसे पौधे अपने जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं वह कोशिका जल कहलाता है। जल धारण क्षमता मैक्सिमम वाटर होल्डिंग सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो किस मिट्टी पर? काली मिट्टी पर। जी हाँ, जल धारण क्षमता सर्वाधिक काली मिट्टी पर होती है। एंड महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में जो है पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व, कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है क्योंकि ये दक्कन के ट्रैप की लावा, चट्टानों, टूटने झरने से बनी हुई मिट्टी है। और मटियार मृदा के नाम से भी जाना जाता है। सूक्ष्मदर्शी कणों का समूहन है जिसकी ऊपरी सतह रंग का हल्का भूरा, पीला एवं हल्का काला होता है। इसमें दोमट मिट्टी की तुलना में चीका की मात्रा अधिक पाई जाने के कारण नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें अगर बालू की मात्रा 28%, सिल्ट की मात्रा 37% और चीका की मात्रा 35% के आसपास मानी गई है और पाई जाती है। जलक्रांत मृदा वाटर लॉज सोल जो की बात करेंगे, वनस्पतियाँ कहाँ पर मिलती है? तो जलक्रांत जो मृदा है वह मैंग्रोव वन पर मिलती हैं। ये वो सारी वनस्पतियाँ पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक pH मान होता है। कितना होता है? पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक pH मान 6 से लेके 7 तक होता है। नोट कर लीजिएगा। सभी लोग जानते हैं pH मान जो 7 होता है वह उदासीन कहलाया जाता है। 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली जो मृदा मिट्टी है वह मटियार क्ले कहलाती है। सर्वाधिक उर्वर मृदा या मिट्टी कौन सी कहलाती है? दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। चूना प्रधान मिट्टी, जी हाँ साथियों, चूना प्रधान मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो मिट्टी में सबसे ज़्यादा चूना पाया जाता है उस प्रकार के
उस प्रकार की मिट्टी पर उगने वाले जो पौधे होते हैं कैल्सिकोल्स कहलाते हैं। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पीट मृदा, शायद आपने नाम ना सुना हो। पीट या जिसे जैविक मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाई जाती है। इन मिट्टियों में वनस्पति की अच्छी बढ़वार होती है। दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों में जमा होने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। न्यूमेटाफोर्स श्वसन फूल कहाँ पर मिलता है? तो मैग्रोवन वनस्पतियों पर जो है न्यूमेटाफोर्स या श्वसन मूल मिलता है। एंड पूर्ण मूल परजीवी तथा स्तंभ परजीवी क्या कहलाता है? तो औरंबिकी, जिसे हम अमरबेल कहते हैं। औरंबिकी तथा अमरबेल ये दोनों जो है पूर्ण मूल परजीवी व स्तंभ परजीवी प्लांट्स कहलाते हैं। अपक्षय का विचार क्या होता है? तो अपक्षय का विचार किससे संबंधित होता है? तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों पर विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा पर स्थित है। सभी लोग जानते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा पर स्थित है इसका मुख्यालय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अभी समय लागू कब हुआ है? तो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन लागू कब हुआ है? 23 मार्च 1950 को। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू हुआ है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हम बात भी कर चुके हैं, नोरेबा पर स्थित है। ठीक है, नैरोबी की बात करेंगे, शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इस प्रश्न को हम VVIP कैटेगरी पर रखेंगे। अगला दिया गया प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना कब हुई है? तो नैरोबी में तो हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष 1972 पर हुई है। UNEP के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो UNEP के वर्तमान प्रमुख सभी लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कौन कौन है, सभी लोग बताइएगा। EPA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो EPA का पूर्ण रूप जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। EPA का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी जिसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1970 की गई थी। जी हाँ साथियों, EPA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1970 को हुई थी। NEA से आशय क्या होता है? NEA से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी की बात करें। सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत के को स्थान पर रखा गया। कितने स्थान पर रखा गया? तो भारत को 120वें स्थान पर रखा गया है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, रेनफॉल जो है किस पर निर्भर करता है? तो वायुमंडल की नमी पर जो है निर्भर करता है। जलमंडल जिसे हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, स्थलमंडल लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जयमंडल बायोस्फीयर तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है, वह आपका जयमंडल बायोस्फीयर कहलाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भारत सरकार द्वारा कब स्थापना हुई? 2010 में हुई थी। ये भी शायद क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। इस प्रश्न को भी हम VVIP कैटेगरी पर रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पर रखेंगे। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, उसी को ही भौतिकी, जैविकी, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक अवस्था को अंतः संबंधित होती है। पृथ्वी में पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? तो हमारे चारों ओर जो सामूहिक रूप से पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार करता है। पर्यावरणीय सुरक्षा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किससे संबंधित नहीं होता है? तो गरीबी कम करने का पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कोई आपका संबंधित नहीं होता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ था। हमने आपको तारीख डेट भी बताया था, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपने ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखा होगा तो इस प्रश्न का जरूर करिए, ठीक है। तो विस्मृति पर मत जाइए, स्मृति पर जाइए। विस्मृति हमने आपको बताया था जब हम पेडागोजी क्लास करते हैं तो विस्मृति वही होता है कि जब हम एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा आता है तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो विस्मृति को छोड़ना है और स्मृति को अपनाना है।
तो जब ये स्मृति को अपनाएंगे तो सारे प्रश्न आपके माइंड पर स्टोर होंगे और एग्ज़ाम हॉल में सारे स्टोर जो होते हैं वहाँ पे आपके ओपनली हो जाएंगे और आपका एक एक प्रश्न का जवाब, फीडबैक, आंसर सही होगा। ठीक है। तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट जो होता है वह बनता है, किससे बनता है? तो जीवी घटकों, भू आकृतिक घटकों, अजैव घटकों से जो है आपका पर्यावरण बनता है। ताप, वर्षा, वायु, मृदा, मिट्टी आदि कैसे कारक होते हैं? तो ये सारे अजैव कारक हैं। अजैव कारक के एग्जाम्पल ताप, वर्षा, वायु, मृदा, ये सारे अजैव कारक कहलाते हैं। कौन सा सर्वभक्षी जीव होता है? तो सभी लोग जानते होंगे चील एक ऐसा जीव है जो सर्वभक्षी जीव पर गिना जाता है। डीडीटी की अधिकतम सांद्रता किसमें होती है? तो सभी लोग जानते हैं डीडीटी की अधिकतम सांद्रता गिद्ध पर होती है। वन, तालाब और झील किसके प्रकार होते हैं? तो सभी परिचित होंगे, वन, तालाब और जो झील होते हैं यह परितंत्र के प्रकार होते हैं। खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? तो सभी लोग जानते होंगे खाए हुए भोजन का केवल 10% का। और 10% का नियम किसने दिया? सभी लोग बताइएगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में। नगरों में किस रंग के कूड़ेदान में जैव निम्नीकृत कचरा डाला जाता है? तो नगरों में देखते होंगे, अक्सर देखते होंगे कूड़ेदान में जो है कौन सा रंग बना होता है? हरा रंग का बना होता है। ठीक है। तो नगरों में देखेंगे, महानगर में भी देख लेंगे। ठीक है। तो हरे रंग के कूड़ेदान में जैव निम्नीकृत कचरा जो है डाला जाता है। और 150वां क्वेश्चन है, 151वां प्रश्न है, किसी पोषी स्तर को अंतिम माना जाता है तो किसी पोषी स्तर को, तो जो खस्ट यानी छठवां जो पोषी स्तर होता है उसको अंतिम स्तर माना जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो क्लासेज एंड लविंग एंड शेयरिंग। आई होप सभी प्यारे मित्र ये 150 जो क्वेश्चंस रहे 151 क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड पर स्टोर किया है। आई होप ये एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। इसके साथ साथ EVS की क्लासेज आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्लासेज आपकी चल रही हैं, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है और उन्हीं प्रश्न को किया जा रहा है जो एग्जाम पर आए हुए हैं, संभावित प्रश्न या पूछे जाने वाले प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।